स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी हुकिंग क्लासेस में। मैं हूं दिनेश। तो स्टूडेंट्स बेटा, जैसा कि यार आप सभी जने जान चुके हैं, भी पिछले लेक्चर में हमने देखा था भी +1 की फिजिक्स के अंदर हमें क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना, जिसके रिगार्डिंग आज हम अपना पहला चैप्टर एक तरह से कह सकते हैं आपकी +1 की फिजिक्स की शुरुआत आज से ही होगी। और +1 की फिजिक्स में जो आपका फर्स्ट यूनिट है, जिसका क्या नाम है यार, यूनिट डायमेंशन एनालिसिस एंड मेजरमेंट, या यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट के नाम से भी बोल देते हैं, है ना बेटा। तो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके चलेंगे भी इस यूनिट में क्या कुछ और क्या कुछ नहीं है। ध्यान देके चलना, ये यूनिट बहुत इजी है। क्या है? बहुत इजी। बुक में से पढ़ोगे बहुत टिपिकल लगेगी। क्या लगेगी? बहुत टिपिकल, आसान है। हर एक कंपटीशन में अगर आप जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चनों को छोड़ दो, उनमें से शायद एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आप अनदर किसी एग्जाम में बैठते हो तो वहां पे डेफिनेटली आपको कम से कम एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस यूनिट बिल्कुल आसान है, इसको कवर अप करना। अगर आपका ये पॉइंट थोड़ा सा वीक हो गया तो आने वाली +1 एंड +2 एज वेल एज ग्रेजुएशन तक आपकी जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं, वो सारी की सारी माइनर मिस्टेक्स यहां से कवर अप हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, बचपन में हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता था, हम सेंटीमीटर लिखते हैं, इट इज रिटन टू बी वोट C.M या CM। क्या लिखा जाता है? क्या सही होता है? CM है तो बेसिक, बट काफी बच्चों को क्लियर भी होगा, काफी बच्चों को डाउटफुल भी है। यार बचपन में टीचर कहते थे C.M लगा दे या CM लगा दे, कोई फर्क नहीं है। मीटर लिखे या मीटर्स लिखे, क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। 100 मीटर लगाए या 100 मीटर्स लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी जगह ठीक मार देते थे, बट नहीं, क्या आता था? 100 मीटर, वहां कहना था खाली CM, बीच में डॉट नहीं आता। क्लियर है? नहीं। तो ऐसे हमारे पास काफी सारी टर्म्स वो आज से हम स्टार्ट करेंगे आपकी फर्स्ट यूनिट में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए बेटा, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एनालिसिस एंड मेजरमेंट, ये आपका फर्स्ट लेक्चर रहेगा। बहुत आसान लेक्चर है, ध्यान से समझना, मैं पहले कह रहा हूं। बट हाँ, मैंने कहा था ना, फिजिक्स के लास्ट लेक्चर जिन्होंने सुना होगा, एक बार जरूरी आपको पता होना चाहिए भी हमें फिजिक्स में पढ़ना क्या है, वो चीजें नेसेसरी रहती है। बेटा ध्यान देके चलना, आपका जो फर्स्ट लेक्चर रहेगा या फर्स्ट यूनिट रहेगी, इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और अच्छे लेवल तक, कंपटीशन लेवल तक कब करवा के चलूंगा। माइंड सेटअप बिल्कुल चेंज कर दिया है। अब आपको जो रियल कंपटीशन होता है वो दिखाना भी, हकीकत में कंपटीशन क्या होता है। बेसिक के अलग लेक्चर्स होंगे, कंपटीशन के अलग, वहां से आपको हकीकत में पहचान करवाएंगे भी कंपटीशन का मतलब क्या होता है। ट्राई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, जान लगाएंगे इसमें और आपकी भी जान लगवाएंगे। ठीक है बेटा, देखिए यूनिट डायमेंशन एनालिसिस एंड मेजरमेंट का लेक्चर फर्स्ट। कुछ नहीं है यार, बाहर में जाने दो यार। एक बार फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने से पहले जैसे 2-3 डेफिनेशंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा था बेटा, मैं वो लिख देता हूं, पहले समझा देता हूं, फिर एकदम लिख दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। देखिए बेटा, जैसे मैंने बताया था, साइंस क्या थी यार? साइंस मैंने क्या कहा था? द होल नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यार जो भी आप क्या करते हैं, जो भी आप नॉलेज गेन करते हैं, चाहे वो किससे हो, एक्सपेरिमेंट करके देखी हो या किसी और ने किया हो और आपने ऑब्जर्व किया हो, जब आपने बेटा वो नॉलेज को, चाहे वो एक्सपेरिमेंट से हो या ऑब्जर्वेशन से हो, जब उसे अरेंज किया इन अ सिस्टमैटिक वे, उसे क्या नाम दिया गया? साइंस। अब यार ऐसा कैसे? यार एक बात बताओ, अगर मैं कहता हूं मेरे पास काफी सारी ईंटें पड़ी हैं, ब्रिक्स पड़ी है, क्या मैं उससे एक दीवार क्रिएट कर सकता हूं अगर सामान भी सारा है? तो आपने साइंस ने क्या करा? कुछ नहीं यार, उन ईंटों को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर देंगे विद सम जंक्शन, कुछ ना कुछ जॉइंट के लिए सीमेंट वगैरह, रेता बजरी आप जैसे डाल देते हैं। मानते नहीं मानते? तो साइंस ने ही तो कहा भी जब आप उन ईंटों को, उन ब्रिक्स को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में रखते हो तभी तो वो दीवार होगी। यार साइंस भी तो वही है भी, वो छोटी छोटी नॉलेज थी, उन नॉलेज को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया, तो उसी को क्या नाम दिया गया? साइंस। क्या बोला बेटा? साइंस। तो क्या डेफिनेशन बनती है इसकी? द होल नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, द होल नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन इज नोन एज व्हाट? साइंस। साइंस के भी बेटा 2 ब्रांचेस थी, मैं आपको पहले बता चुका हूं। पहली कौन सी थी याद है? उसमें कराया था, पहली थी हमारी फिजिकल साइंस। कौन सी साइंस थी? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस कौन सी थी यार? ऐसी साइंस जो आपकी नॉन लिविंग थी। कौन सी? नॉन लिविंग थिंग्स के साथ क्या करती है बेटा? डील करती है, उसे क्या नाम दिया गया था? फिजिकल साइंस। जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन, टॉर्च, बल्ब एक्सेट्रा, जो भी निर्जीव चीजें हैं यार, उनके साथ जो भी आपकी साइंस डील करती है, उसे क्या नाम दिया गया था? फिजिकल साइंस। जिसके जो एग्जांपल्स आपको मैंने बताए थे, जनरली यार आपने यही पढ़ना है जो नॉन मेडिकल स्ट्रीम में है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री,
एंड जियोग्राफी, रोबोटिक एक्सेट्रा, ये सारे के सारे बेटा कौन से हैं आपके फिजिकल साइंस के एग्जांपल्स। अगर हम बात करते हैं जो लिविंग थिंग से डील करती है, तो उन्होंने क्या कहा, साइंस की ऐसी ब्रांच जो लिविंग थिंग से डील करती है उसे हमारे पास नाम दिया गया बायोलॉजिकल साइंस। क्या बोला बेटा, बायोलॉजिकल साइंस। ये कौन सी साइंस है यार, ऐसी साइंस जो किससे डील करे बेटा, लिविंग थिंग से। किससे डील करे, लिविंग थिंग से, उसे क्या नाम दिया गया, बायोलॉजिकल साइंस। और इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं जो नॉर्मली बच्चे जानते हैं, जो मेडिकल स्ट्रीम के होते हैं, उसमें आते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल जैसे बेटा बायोलॉजी, बोटनी, एक्सेट्रा, जो भी है। मैं इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं जानता बेटा, बट मेडिकल स्ट्रीम आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ऐसी ब्रांच जो लिविंग थिंग से डील करती थी उसे क्या नाम दिया गया था, बायोलॉजिकल साइंस। एज वेल एज बेटा मैंने लास्ट में आपको एक बात और बताई थी भी, हमारे पास देखो साइंस की एक ब्रांच कौन सी है, फिजिकल, और फिजिकल साइंस की एक ब्रांच फर्दर जिसे हम क्या नाम देते हैं, फिजिक्स। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसको डील करना है, फिजिक्स को। किसको, फिजिक्स को, जो साइंस के पार्ट का भी पार्ट है, इसका मतलब। और फिजिक्स में भी आगे जाके पता नहीं कितनी क्लासिफिकेशन हो जाती हैं। तो जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन लेवल या मास्टर डिग्री लेवल तक जाएंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो बेटा ध्यान दें यहाँ पे, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स होगी, है ना, ऐसे कहीं नाम सुने हो। चलिए यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फिजिक्स की। किसकी बात करते हैं, फिजिक्स की। इनकी डेफिनेशन मैं अभी एक बार लिख दूंगा बेटा, यहाँ पे वीडियो पॉज करके मैं लिख दूंगा ताकि आप दोबारा से वहां पे जस्ट रीड आउट का टाइम ही रहेगा, ताकि टाइम खराब ना हो। यार उन्होंने कहा फिजिक्स क्या है, क्या कहा, फिजिक्स क्या है। अरे फिजिक्स क्या था, उसने कहा साइंस की ऐसी ब्रांच जो नॉन लिविंग थिंग से डील करे, बट ही सेड भी ये ऐसी ब्रांच रखी जिसमें नेचर एंड उसमें होने वाले फिनोमिना से डील किया जाए। क्योंकि यार नेचर एक आपका ब्यूटीफुल है, और अगर आपके पास पता है ना कोई भी एक ब्यूटीफुल चीज हो तो उसकी आप स्टडी करते हो, भाई कैसी है, सोनी है नहीं है, वही काम की क्या है ना। तो की क्या, फिजिक्स ने क्या कहा, हमारे आसपास का जो नेचर है, क्या है बेटा, आसपास का नेचर, उस नेचर की स्टडी क्या है, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना इज नोन एज फिजिक्स। तो यार ऐसी स्टडी जिसके अंदर क्या आ जाए बेटा, नेचर एंड इट्स फिनोमिना की स्टडी, उसे क्या नाम दिया गया, फिजिक्स। जैसे मैंने कहा ट्रेन जा रही है छुक छुक करते हुए, आपको आवाज आ रही है छुक छुक, आती है नहीं आती। कभी ट्रेन के पास खड़े हुए हो, आपने देखा जमीन हिलती हुई दिखाई देती, वो भी क्या है, फिजिक्स। बेसिक सी बात है, हाँ या ना यार, पल्ले पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो बेटा अभी आपके पास सिर्फ यहाँ ये 4 डेफिनेशंस हैं। इसमें एक बात और ध्यान देना, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, फिजिक्स के भी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है। क्या की गई है, फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, उसको भी बता के चलता हूं ताकि आने वाले टाइम में आपको दिक्कत ही न रहे। एक बार करवा दो, बाद में आप बुक में पढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, इससे बढ़िया यही करवा देते हैं। देखो बेटा मैंने जैसे लास्ट क्लास में आपको बता के चला था भी यार 19th सेंचुरी से पहले हमारे जो फिजिक्स वाले थे उन्होंने जो लॉ डिफाइन किए, उनके बिहाफ पे जर्नल लाइफ की ईच एंड एवरी एक्टिविटी सोल्व होने लगी। तो उनके माइंड में एक सिंपल सी थिंकिंग आई। क्या ये एक सिंपल सी थिंकिंग, यार एक बार बताओ, अगर इतना कुछ सारा निकल ही रहा है मतलब हम सारा कुछ निकाल चुके हैं, अब और कहीं पे भी हम रूल अप्लाई करते हैं हमारे जब आंसर आ रहे हैं तो हम पागल थोड़ी और पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा फिजिक्स के सारे रूल खोज हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, इसलिए हमें आगे पढ़ना नहीं है। तो बाद में एक बंदा है जिसका नाम था प्लैंक्स। प्लैंक्स ने क्या करा, 1905 में उसने छोटे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स वगैरह के ऊपर अपनी थीसिस लगा के देखी, जो ये पड़ी थी सारी। तो उसने देखा सारे के सारे रिजल्ट क्या है, गलत है। तो वहां पे दिमाग सटका, यार भी अगर हमारे रिजल्ट बड़ी चीजों पे लग सकते हैं तो क्या छोटी में नहीं लगने चाहिए, लगने चाहिए थे। बट दे विल फाउंड भी वो रिजल्ट्स क्या है, सारे के सारे गलत। तो उसने कहा भी अभी हमारी फिजिक्स पूरी नहीं हुई है, ये बड़े पार्टिकल्स की स्टडी के लिए, छोटे के लिए नहीं। तो वहां से नई फिजिक्स का जन्म हुआ जिसे हमने नाम दिया मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम दिया, मॉडर्न। ये एक तरह से कह सकते हैं ना फिजिक्स में एक नई क्रांति आई 1905 के बाद। तो इसलिए बेटा उन्होंने कहा भी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो 1900 से पहले की है, पिछली है, पहले की है ना। अरे इसे नाम दिया क्या, क्लासिकल फिजिक्स। क्या नाम दिया बेटा, क्लासिकल फिजिक्स। और बाद वाली जो
क्या है आपकी बाद वाली, 1900 के बाद वाली, तुम्हारी जैसे एक घर वाली और एक बाहर वाली, वैसे ये पहले वाली और ये बाद वाली। नए वाली में मजा ही है, आजकल नए वाले की खोज करते हैं, बाहर वाली की नहीं। हाँ, अरे इस वाले को क्या नाम दिया, मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोला बेटा, मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम दिया गया, मॉडर्न फिजिक्स। हाँ है ना बेटा, मैं बता चुका हूं अभी 19वीं सेंचुरी से पहले अभी हम जितना भी प्लस 1 प्लस 2 में पढ़ेंगे उसका 90% या 85% आपका कौन सा रहेगा, क्लासिकल फिजिक्स। पहले पुराने वाले की स्टडी करेंगे, फिर ही तो आगे भेजिएगा है ना। और बाद में आपका एक स्पेशल चैप्टर बना दिया मॉडर्न फिजिक्स के नाम से ही, उसमें 4 चैप्टर पा रखे छोटे छोटे से, कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह, वो प्लस 2 में सीखेंगे। अभी आपने यही पढ़ना है, यहां तक पल्ले पड़ा। अब उन्होंने कहा ठीक है जी, ये भी समझ में आया। तो उन्होंने कहा जो क्लासिकल फिजिक्स है कौन सी है बेटा, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के भी बेटा उन्होंने 3 पार्ट किए। कितने पार्ट किए, 3। वैसे मैं इसके बारे में कंप्लीट कौन सा चैप्टर किस में कंसीडर होगा किस में नहीं, वो मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूं। आपको यहाँ पे क्लियर ना हो तो डिस्क्रिप्शन में गिना होगा, वहां से देख सकते हैं। तो उसने कहा बेटा क्लासिकल फिजिक्स के भी फर्दर 3 पार्ट हुए। पहला क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या है बेटा, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था यार, ऐसा जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ डील किया उसे क्या नाम दिया गया, क्लासिकल मैकेनिक्स। सीधी सी बात है। बेसिकली बेटा आप प्लस 1 में सारा का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे, तकरीबन 6 महीने, कम से कम 6 से 7 महीने, मतलब पहली 7 यूनिटें, फर्स्ट 7 यूनिट एंड लास्ट 10th यूनिट आप सारी की सारी किसमें पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है, इसके बारे में बता देंगे, अभी जब स्टार्ट ही करेंगे तभी इसको डील ही रखेंगे। वैसे यह समझ में आ भी गया, भी मोशंस के साथ जो डील करता है वो सारा का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स है। इसके बाद बेटा इसमें एक और है जो हीट से डील किया गया, उसे नाम दिया गया थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स प्लस इसमें हीट एंड हीट के ट्रांसफर के बारे में डील किया गया, ये भी किसमें रखा गया, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्योंकि हीट वगैरह की इन्वेंशन आपको पता है 19वीं सेंचुरी से पहले होगी। अगर जिसकी इन्वेंशन हो भी गई थी तो यार सीधी सी बात है उसकी स्टडी भी करी, उन्होंने स्टडी करी तो सारा का सारा 19वीं सेंचुरी से पहले ही हो गया। तो इसलिए इसको भी किसकी ब्रांच में रखा गया, क्लासिकल फिजिक्स की। यहां तक क्लियर। आफ्टर डेट बेटा अगर मैं बात करूं, उससे पहले बेटा देखो उन्होंने देखो चार्ज वगैरह की प्रॉपर्टी, बिजली, मैग्नेट वगैरह के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। तो 19वीं सेंचुरी से पहले ही उनकी भी स्टडी हो चुकी थी। तो इसलिए बेटा वहां पे एक ब्रांच बनाई गई जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट से डील करती थी, उसे नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला था बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी हमारे पास क्या है, क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। अब एक बार बताएंगे फटाफट भी हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने 2 चीजें के बारे में डील किया। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसमें किसके बारे में, हीट प्लस ट्रांसफर ऑफ हीट का डिस्कशन किया। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट छोटे से लेके बड़ा, मतलब नॉर्मली जैसे मैं चल रहा हूं, तुम चल रहे हो, कार चल रही है, बाइक चल रही है, यहां से लेके स्केल्स वगैरह, जैसे अगर आप बड़े स्केल पे जैसे एस्ट्रोनॉमिकल प्लैनेट्स वगैरह चल रहे हैं, उसका मोशन भी किसने डील किया, क्लासिकल मैकेनिक्स में डील किया गया। ठीक है बेटा, मैकेनिक्स का बेसिकली मतलब ही वो होता है जो मोशन से डील करता है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये चीजें क्लियर होगी। चीजें क्या हो चुकी हैं, क्लियर, बढ़िया। अब बेटा एक काम करते हैं, अब मॉडर्न फिजिक्स में भी देखते हैं। मॉडर्न फिजिक्स की डिटेल आपको वैसे कोई खास जरूरत की नहीं है, बट हाँ आपके नोटिस में होना चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स में हमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है। तो उन्होंने कहा यार 19वीं सेंचुरी के बाद वाली जो फिजिक्स थी उसे एक स्पेशल नाम दिया गया विच इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम दिया, मॉडर्न फिजिक्स। और उन्होंने कहा, क्या कहा भी, मॉडर्न फिजिक्स क्या थी जो 1900 के बाद हुई। और दे विल सेड भी जो मॉडर्न फिजिक्स है, सॉरी बेटा यहां लिख लेता हूं ताकि दिक्कत ही खत्म कर दूं, थोड़े से स्पेस की दिक्कत ना है। मॉडर्न फिजिक्स, उसने कहा इसकी भी फर्दर कई ब्रांचेज है। इसमें बेसिकली हम 3 पढ़ेंगे। पहली होती है बेटा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने कहा था ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मतलब अगर रिलेटिविटी का मतलब ही क्या है भी, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली ट्रेवल करता है तब उसका डिस्कशन क्या होगा। यार एक बात बताओ, आपने वो फिल्म देखी है एवेंजर एंड गेम, एवेंजर्स का एक पार्ट था एंड गेम।
यार उसमें तुमने देखा वो क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं, टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, भी अगर कोई बंदा इतनी स्पीड से जाए तो क्या होगा क्या नहीं। इसमें देखते हो बच्चा सा फेंकते हैं, और वो उसमें एंटमैन होता है, याद है? एंटमैन को क्या करते हैं उसमें शीन सी में लगाते हैं, वरना देखना जरूर। जब हल्क होता है हमारा समझदार हल्क, जब उस पूंजी को क्या नाम था उसका, एंटमैन, उसका पूरा रियल नेम नहीं पता, उसको क्या करता है बटन दबाता है, पार्टिकल्स के थ्रू पास में भेज देता है, छोटा बना देता है, बड़ा बना देता है, उसका सुसु भी निकलवा देता है, याद है नहीं है? क्या निकलवा देता है? सुसु तक। तो वो वाला केस भी किससे डील करता था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्लस कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जिसको जितना पढ़ो उतना नहीं समझ में आती, और जितना पढ़ाओ उतना भी समझ में नहीं आती, मतलब आती नहीं है रियली सी। इसकी तो टेंशन छोड़ दो, बाद में देखेंगे। तो कुत्ते उड़ाएगी सभी, मेरे ही उड़ाए थे। ध्यान दें, पहले क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, देन उसके बाद आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एक अदर पार्ट है, कुछ बुक्स में आपके पास ये लिखा होता है, नहीं लिखा होता। ये मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैंने एडिशनली थोड़ी सी स्टडी करके अपने आप में लगाया है, जो मेरे को लगता है होना चाहिए। तो पहला थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स एंड दिस वन, इनके बारे में भी डेफिनेशंस करवाऊंगा, वहां पे बता दूंगा। बट इसके बिहाफ पे मैं नहीं कहता 1% भी मुझे कोई खास जरूरत है, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना ही जब ग्रेजुएशन में यार, वो बिना बात के धक्के लेने इसमें, ठीक है ना। बट आपको ये चीजें समझ में आ गई, एक बार इनकी डेफिनेशंस लिखवा देता हूं, एंड देन उसके बाद आपकी यूनिट डायमेंशन वाली यूनिट पे ही प्रोसीड करेंगे। बट आई थिंक मेरे ख्याल से जितना आपको डिस्कशन करवाया है उतना इनफ रहेगा, इनफ से भी ज्यादा। तो एक बार इनकी डेफिनेशन लिख ले बेटा, एक बार आप फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करें। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसा कि भी आपने ये 3 डेफिनेशंस मैंने लिखी है, साइंस, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी की। देखिए साइंस जैसा कि अभी मैं बता के रहा था, द होल नॉलेज गेन बाय एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। भी जो भी आपने नॉलेज गेन की, चाहे वो एक्सपेरिमेंट से हो या ऑब्जर्वेशन से, व्हेन अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक वे, जब उसे एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करते हैं, तब इज कॉल्ड साइंस। यार वही बताया था यार, जो नॉलेज को लिया रेखा किसमें, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया, उसे क्या बोला गया? साइंस। क्या बोला गया? साइंस। साइंस की 2 टाइप, फिजिकल नॉन बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल क्या थी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? लिविंग थिंग। और ये वाली कौन सी होगी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। यहां तक क्लियर? आफ्टर दैट अब हमारी मेन कॉन्सेप्ट शुरू होगा फिजिक्स का। किसका स्टार्ट होगा? फिजिक्स का। तो आइए एक बार इनकी और डेफिनेशंस मैं आपको क्लियर करवा देता हूं, ठीक है बेटा, ताकि आपको टेंशन ही खत्म करें, फिर अपनी प्रॉपर यूनिट की तरफ प्रोसीड कर पाएंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इतना इनफ समझ में आ रहा है, ठीक है। और डिटेल चाहे हम इसे और भी बढ़ा सकते हैं, बट आई थिंक मेरे ख्याल से इतना इनफ रहेगा, ठीक है। तो अभी पहले इनकी डेफिनेशन किसकी? फिजिक्स की, क्लासिकल फिजिक्स, इसके टाइप्स की, मॉडर्न फिजिक्स, इसके टाइप्स की, उसकी डेफिनेशन भी देखते चलते हैं। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसा कि भी मैं आपको बता के आया हूं भी साइंस क्या थी, फिजिक्स क्या थी, अब हमने देखना था फिजिक्स की ब्रांचेस क्या थी। बेटा मैंने कहा था जैसे 19वीं सेंचुरी से पहले पहले जितनी भी फिजिक्स का डेवलप हुआ उसे क्या नाम दिया गया था? क्लासिकल फिजिक्स। और 19वीं सेंचुरी के बाद, मतलब 1905 के बाद, प्लैंक्स नाम के पर्सन के बिहाफ पे जो भी हमारी फिजिक्स क्लासिफाइड हुई उसे क्या नाम दिया गया? मॉडर्न फिजिक्स। बेटा अगर मैं इसको लिखते हुए समझाता तो इसमें बहुत टाइम लग जाता, नॉर्मली मैं समझा चुका हूं। जैसे उसने कहा क्लासिकल फिजिक्स के भी 3 कैटेगरी है। पहला कौन सा था? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी? बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में भी। हमारे पास एक ऐसी ब्रांच थी जो किससे डील करता है? मोशन ऑफ पार्टिकल प्लस फ्लूइड। पहली 7 यूनिट इसके अंदर डील करती थी, बताया था नहीं बताया था? जिसमें हमने पहली 6 यूनिट्स में हमने आई थिंक पढ़ा है मोशन ऑफ पार्टिकल्स, एंड 7 यूनिट क्या थी हमारे पास? फ्लूइड या प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, याद है ना? तो ये सारा का सारा किसमें अंदर डील होता है? क्लासिकल मैकेनिक्स। आफ्टर दैट आई थी क्या? क्लासिकल फिजिक्स का ही अदर पार्ट था, वो क्या था? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट, तो क्या था यार? द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टेम्परेचर, हीट ऑफ ट्रांसफर एंड प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेशन ऑफ मेनी पार्टिकल्स। अब यहां से 2 वर्ड तो आपको क्लियर हो गए होंगे, टेम्परेचर और हीट ट्रांसफर से डील करते तो थर्मोडायनेमिक्स में कंसीडर होगा। और यहां आया प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब भी पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी में क्या कुछ चेंजेस होते हैं या क्या कुछ उस पर इफेक्ट पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर हो या जब उसमें हीट टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए। आफ्टर दैट बेटा अगला पार्ट है वो है आपके पास क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है? बताया था ना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट?
इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑप्टिक्स प्लस 2 का जो पार्ट था, है ना। तो आप तकरीबन 6 महीने क्या पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बेसिकली देखा जाए पूरी की पूरी क्लासिकल फिजिक्स पढ़ लेते हैं। ये पहले दो पार्ट्स क्लासिकल फिजिक्स के पहले दोनों पार्ट ही आपके पास किस में डील करते हैं, +1 में। ये आपका +2 का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये 6 यूनिट है, यहाँ भी 6-7 यूनिट थी। उसके बाद बेटा मॉडर्न फिजिक्स में आपने इनमें से कुछ नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत सेमीकंडक्टर, ड्यूल नेचर, बेसिक पॉइंट्स है मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें भी आपकी 4 यूनिट बना रखी है, 3 से 4। ठीक है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स बताया था 1900 के बाद वाली। इसमें भी काफी सारी क्लासिफिकेशन है, बट हम बेसिकली 3 मेन थ्योरियों को लेके चल रहे हैं, जिसमें से पहली थ्योरी क्या थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी। याद है ना बेटा? अरे यार ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है बेटा, गलत लिखा गया, माफी चाहूंगा, काट के यहां पे लिख लेना। क्या है ये? इट इज व्हाट? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब क्या था? आइंस्टाइन ने कहा था ना भाई, जब कोई पार्टिकल काफी ज्यादा हाई स्पीड से चलता है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। यार आपने वो इक्वेशन सुनी थी ना, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो आइंस्टाइन के बिहाफ पे थी, तो वहीं से तो चला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने क्या कहा था? थ्योरी ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद हाई स्पीड। किसके साथ बेटा? हाई स्पीड का मतलब ही क्या है, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। समझ पा रहे हो बेटा? तो उसको ही क्या नाम दिया? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और इट लीड्स टू अ रेडिकल रिवीजन ऑफ आवर आइडिया ऑफ स्पेस, टाइम एंड एनर्जी। तो ये चीज मेन है। इसने क्या कहा भी, हमारे पास जब हाई स्पीड के साथ डील किया और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें अलग अलग डिमेंशंस में स्टडी करने का मौका दिया भी। क्या टाइम अगर मैं 10 की स्पीड से चलूं और 1,00,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलूं, क्या दोनों केसेस में टाइम सेम अमाउंट से चेंज होएगा? नहीं, वो अलग अलग होगा। तो वो किसने कहा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यार जैसे तुमने देखा था यार, वो वाली मूवी थी लास्ट वाली आयरन मैन का, वो लास्ट पार्ट कौन सा था? एंड गेम में तुमने देखा था बेटा, मैंने बताया था ना, जैसे हल्क ने वहां पे वो टाइम मशीन बनाई थी जिसमें वो बंदा इधर जाता था उधर जाता था, तो टाइम के डिफरेंट फेसेस को भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्टडी करवाया। इसके बाद बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स। इसकी आती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना। अ थ्योरी विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट द सब माइक्रोस्कोपिक लेवल एज वेल एज टू द मैक्रोस्कोपिक लेवल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है छोटा और मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा। पॉइंट क्लियर? यार अब इसका क्वांटम फिजिक्स का क्या है? यार तुम्हें याद है आयरन मैन में जो मेन था आयरन, टोनी स्टार्क, उसने क्या कहा था भी, अगर तुम क्वांटम फिजिक्स के खेलोगे तो तुम्हारे साथ खेल जाएगी। वही काम है यार। रियलिटी में क्वांटम फिजिक्स इतनी गंदी है, अगर समझना चाहे तो समझ ना आए और समझाना चाहे तो और भी समझ ना आए। रियलिटी में बताऊं, क्वांटम फिजिक्स कुछ ऐसे ही है, बहुत रेयरली टीचर्स ही ऐसे होते हैं, मेरे को खुद नहीं आती है, देखो क्या झूठ कहना। क्वांटम फिजिक्स बेसिकली कुछ ऐसी है जिसको स्टडी करना ही अपने आप में मायने रखता है। किसी को अगर लगे भी यार मुझे फिजिक्स आ गई, अरे कुछ नहीं, ठाके क्वांटम फिजिक्स पढ़ लो, है ना, उसको फील हो जाएगा कि उसे कुछ आता ही नहीं है ना। तो इसलिए मैं खुद को कुछ कहता ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहता हूं, क्वांटम फिजिक्स मैं पढ़ता ही नहीं, क्योंकि बड़ी गंदी लगती है मेरे को। तो यार अभी ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक से लेके सब मैक्रोस्कोपिक, इसका एक एग्जांपल देता हूं। तुमने बेटा उसमें वो एंटमैन देखा है, जब वो उसमें फाइट होती है, सारे के सारे एवेंजर्स आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, उसमें कभी देखा तुमने, एक छोटा सा होता है, कभी वो अपना साइज छोटा कर देता है एंटमैन, कभी इतना बड़ा जहाज से भी बड़ा साइज बना देता है। तो वो क्या है, छोटे पार्टिकल्स से बड़े पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स से छोटे पार्टिकल्स, मतलब अपने पार्टिकल्स के साइज को रिड्यूस करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसके बिहेवियर को चेंज करना, वो सारा का सारा किसमें डील करता है? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इट इज वन ऑफ द टिपिकल ब्रांच इन आवर फिजिक्स, ऐसे कह सकता हूं। अगला आता है स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी। इसने क्या कहा? थ्योरी दैट रिलेट्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब ही क्या है बेटा? हमारे पास ऐसी थ्योरी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के फोर्स को इफेक्ट करती है, स्टडी करती है रिलेटिव टू द स्पेस। भी स्पेस के रिगार्डिंग वो क्या चेंजेस होंगे। जैसे बेटा आपको पता है एक शील्ड होती है, या छोटो भी आपके पास वैसे इसका कोई खास काम नहीं है। जैसे आपने ब्लैक होल वगैरह के बारे में पढ़ा है, स्टीफन हॉकिंग्स हमारे गुरुजी, जैसे आपको पता है स्टीफन हॉकिंग के नाम पे ही आपकी क्लास का नाम रखा गया, हॉकिंग क्लासेस।
ठीक है बेटा, तो उनके बिहाफ पे इसके अंदर काफी कुछ इंफॉर्मेशन दी गई। ब्लैक होल वगैरह जैसे आपने सुना होगा, ब्लैक होल, व्हाइट क्वार्फ, रेड क्वार्फ, समझ पा रहे हैं? तो ये सारी की सारी काफी हद तक इन्हीं की देन है। तो छोड़िए, उसके बारे में अभी हमारा कोई डिस्कशन नहीं है, सारा का सारा आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे और हम खुद करवाऊंगा मैं आपको इसकी पूरी डिटेल। वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट है ये वाला भी और ये वाला भी। ये तो है, ये प्लस वन प्लस टू तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात हो चुकी है। चलिए बेटा, एक बार मेरी बात सुनिए, आप सभी जने इसका स्क्रीनशॉट लिख लो, ले लो, या लिखना हो तो लिख भी लीजिए, मुझे कोई डाउट नहीं है। बट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी। अब से हम बेसिकली आपकी प्लस टू की फिजिक्स जो प्लस वन की फिजिक्स जो आपकी रियली में स्टडी करनी है वो अब शुरू करते हैं। जो आपकी कुछ टर्म्स वगैरह होंगे एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बेटा देखिए, जैसा कि अभी आपके पास बेटा मैंने एक छोटा सा टर्म होल लिखा है जो आपके मेन काम का है। बेसिकली क्या होता है बेटा, मैं इतना लिखता नहीं हूं, जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं उनको खुद पता है मैं कितना लिखता हूं, बट हाँ ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ताकि आपको ये क्लियर होगा कि फिजिक्स कहां तक यूज की जा सकती है। अगर आपको ये पॉइंट्स ना बताया जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट बताया जाए तो कोई बुराई भी नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा लेकिन हाँ, इसमें से एक आधा क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आपका किसमें पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, है ना। तो ध्यान दे बेटा, पहला हमारा मेन एक टर्म है, ये भी फिजिक्स तो चलो हमने पढ़ ली, फिजिक्स की क्लासिफिकेशन देख ली, अब ये देखते हैं यार फिजिक्स के यूजेस क्या है, एंड देन उसके बाद आपकी फिजिक्स की स्टडी प्रॉपर वे में स्टार्ट हो जाएगी, ताकि जैसे स्कूल में आपको जाते ही करवाएंगे फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल ड्राइव वगैरह, वो सारा का सारा कल होएगा। बट उससे पहले ये चीज समझनी जरूरी है। ध्यान दे बेटा, स्कोप में क्या कहा है, देखो स्कोप हमारे पास जो फिजिक्स है वो काफी वाइड लेवल तक फैली हुई है। क्या है बेटा, काफी वाइडली फैली हुई है। नॉर्मल सी बात है, मैंने कहा नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। आपको पता है नेचर यार क्या, एक छोटे से पार्टिकल से लेके पूरे यूनिवर्स तक फैला हुआ है ना। तो इसलिए कहा गया बेटा जो आपकी फिजिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे से छोटे लेवल तक लेके बड़े से बड़े लेवल तक ये फैली हुई है। वही चीज लिखी है उसने, क्या कहा, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड। क्या कहा बेटा, द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वाइड, इट कवर्स अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। ये क्या कवर कर रहा है, अ वाइड वेराइटी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। इट डील्स विद द फिनोमिना ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। अब माइक्रोस्कोपिक में क्या आता है, मैंने कहा छोटे, छोटे का मतलब क्या हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंड हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो गए, ये सारे के सारे क्या छोटे लेवल पे। बट अगर बड़े की बात करूं, जैसे आप लैब में अंदर देख रहे हैं मैक्रोस्कोपिक सॉरी, लेबोरेटरी में देख रहे हैं टेरेस्ट्रियल, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, बड़े लेवल के ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्केप, जैसे आपके पास प्लैनेट्स वगैरह हो गए, जैसे इसमें ट्रक ट्रुक हो गए वगैरह, लगा लो कुछ भी, मतलब जो दिख सके नेक्ड आई से। तो ये वाले हमारे कौन से हो गए, मैक्रोस्कोपिक लेवल। समझ में आया, ये काफी वाइड है और आपके छोटे से लेके बड़े लेवल तक काम आती है, जो नेचर में दिखता है। और इसके 3 रेंजेस आपके पास याद होनी चाहिए जो आपको काम आएंगे। जैसे बेटा हमारे पास मास की अगर बात की जाए, हमारे पास सबसे छोटा मास जो होता है वो 10⁻³ kg, वो क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ बुक्स में ये आपको 10⁻30.1, आप एक काम करो 10⁻30 ही लिख दो, इसको 9.1 है, उसको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10⁻30 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके 10⁻55 kg मास ऑफ यूनिवर्स तक ये क्या करता है, लाई करता है। हम इस मास से लेके इस मास तक के बीच की स्टडी कर सकते हैं। जो सबसे छोटा मास है वो इतना और सबसे बड़ा मास है इतना है, 10⁻55 kg, पता है ना, 10 की पावर इतनी जीरो लगा दो तो पूरे यूनिवर्स का मास आ जाता है। अगर उसने कहा डिस्टेंस की बात करें तो 10⁻14 मीटर, ये क्या है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, सबसे छोटा साइज, और 10⁻25 मीटर, सॉरी 10⁻+25 मीटर, ये किसको शो करता है, साइज ऑफ यूनिवर्स, भी यूनिवर्स का डायमीटर कितना है बेसिकली। यहां तक ये क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं टाइम की, टाइम का सबसे छोटा डिस्टेंस जो हम स्टडी कर सकते हैं वो है 10⁻22 सेकेंड, और प्रैक्टिकल जो टाइम हम मेजर कर सकते हैं वो होता है 10⁻8 सेकेंड, विच इज नोन एज शेक। क्या बोलते हैं, शेक। वो इस यूनिट में बता के चलूंगा, बट आपकी बुक में नहीं लिखा होगा। क्या कहा बेटा, टाइम के अंदर 10⁻22 सेकेंड, ये एक ऐसा टाइम है लाइट को, मैंने कहा जैसे न्यूक्लियस ये छोटा सारा, मैंने कहा जैसे सपोज करते हैं न्यूक्लियस का डायमीटर है, ये बहुत बड़ा दिखा रहा हूं बट सपोज करते हैं डायमीटर है, लाइट आ रही है, उसको यहां से शुरू होके यहां तक क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय लाइट टू कवर अ न्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के डायमीटर को कवर करने में जो क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा यार, टाइम लगेगा। वो टाइम ही क्या लगता है आपका, स्मॉलेस्ट टाइम। और सबसे बड़ा टाइम क्या होगा यार,
लाइफ ऑफ सन। क्या होता है? लाइफ ऑफ सन। पॉइंट क्लियर है? वो कितना होता है? 10⁻18 सेकेंड। कुछ बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कल जैसे भी, सर मास ऑफ सन क्या होगा? फिर बड़ा मास ऑफ सन आपको पता होता है या नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, 1.4 टाइम्स या मास ऑफ सन होता है आपके पास बेसिकली 2 × 10⁻30 kg। ठीक है, चलो इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करवाएंगे। या आई थिंक मेरे ख्याल से समझ में आया भी 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इनमें से कई बार शायद डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए बट स्कूल वाले नहीं पूछते, क्योंकि शायद मेरे ख्याल से उन्हें काफी टीचर्स होते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कहां पे कौन सी होगी कौन सी नहीं, बट ये आपकी एग्जैक्ट रेंजेस लिखी हुई हैं। अब मेन आता है यार फिजिक्स हमने पढ़ ली, इसकी एक्साइटमेंट मतलब यार फिजिक्स कहां कहां यूज हो रही है आपने जनरली देखा है। यार एक बात बताओ, लैब्स वगैरह में देखते हो, कभी आईसीयू वगैरह में देखे वो जो मशीनें रखी है वो भी सारी फिजिक्स ने दी है, फैन चल रहा है वो भी फिजिक्स ने दिया है, लाइट जल रही है वो भी किसने दिया है? फिजिक्स ने ही तो दिया है। आप मोबाइल फोन कम्युनिकेशन से जो बात करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा यूज करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ब्रॉडकास्टिंग हो या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जैसे पॉइंट टू पॉइंट का मतलब मोबाइल से मोबाइल पे फोन करा, और ब्रॉडकास्टिंग मतलब जैसे आपने यार एक बार बताओ जैसे कुटिया वगैरह में कभी वो देखा स्पीकर लगा हुआ, एक जना बोलता है 1000 जनों को सुनता है ना, जैसे गुरुद्वारे पे लगा होता है बेटा, वो हमारा सारा का सारा फिजिक्स का ही तो है। चलो इसके कुछ मैंने 5-6 एक्साइटमेंट्स या एडवांटेजेस वगैरह लिख दी फिजिक्स की। ठीक है बेटा, क्या लिख दिया? पहले तो एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी आपको पता है इसके बेस पे एडवांस है, इसमें मैं एक्सप्लेनेशन देके टाइम नहीं खराब करूंगा। कम्युनिकेशन सिस्टम, वार्तालाप के सिस्टम हमारे सुधर के भी, आप यहाँ बैठे बैठे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जहां मर्जी चाहे फॉरेन में भी फॉलो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम सुधर चुका है। एडवांसमेंट इन हेल्थ साइंस विच हैज अनेबल्ड ऑपरेशन विदाउट सर्जरी, आपके पास जो हेल्थ है HELTH अच्छा रहेगा ना हेल्थ में, इसने क्या करा बेटा, हमारी जो हेल्थ है क्या है बेटा, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसको मॉडिफाइड कर दिया। आपको पता है आजकल जैसे अगर हम ऑपरेशन वगैरह करवाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे पथरी का या कुछ ऑपरेशन होते हैं, पहले चीरा लगता था, कट लगता था ना, बट अब वो कट ना लगाते, वहां पे क्या होता है लेजर बीम के थ्रू आपको पता है ऑपरेशन कर देते हैं, है ना। तो मतलब एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया। एज वेल एज बेटा जैसे गामा रेज वगैरह के बिहाफ पे हमारे पास यूजेस हो जाते हैं। चलो छोड़िए, ये आपको सभी को पता है भी एडवांस होगी हमारी मेडिकल साइंस। अगर हम बात करते हैं एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अनएक्सप्लोर्टेड सोर्सेज, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने का। देखिए आपको पता है जैसे हमारे पास फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, इनका अमाउंट लिमिटेड है और आपने सुना भी होगा आने वाले 30-40 सालों के अंदर ये उड़ जाएंगे, 30-40 सालों के अंदर उड़ जाएंगे, तो हमारे पास एनर्जी का सोर्स तो रहेगा नहीं। तो आपने एक नाम सुना होगा ना न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल जैसे 92 यूरेनियम 235 एक्सेट्रा बहुत सारे है ना। अभी आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि +1 +2 की फिजिक्स आपको इतना से आएगी जितना आप सोच नहीं सकते। तो बेटा क्या होता है एक्सप्लोरिंग द सोर्स ऑफ एनर्जी, वहां से एनर्जी के सोर्सेज को क्रिएट करना जो खुद क्या हुए थे अनएक्सप्लोर, मतलब वो खुद इतने ज्यादा अमाउंट में नहीं हुए थे, समझ पा रहे हो। मतलब ऐसे सोर्सेज से एनर्जी निकालना जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी या जिनके बारे में लोगों को पता ही कम था, जो नेचर में क्वांटिटी ही कम थी। फॉसिल फ्यूल्स वगैरह की क्वांटिटी नेचर में बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास वो यूज कर लिए। बट न्यूक्लियर फ्यूल्स वगैरह की बात की जाए वो नेचर में है ही बहुत ना के बराबर, समझ पा रहे हो। तो इसलिए उन सोर्सेज से भी एनर्जी को एक्सप्लोर करना, मॉडिफाई करके एनर्जी अपने सुटेबल फॉर्म में लेके आना, वो इस 4th पॉइंट का मतलब है। पॉइंट क्लियर हो रहा है बेटा भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता भी मैं मेरे पास 1000 रुपए, 1000 से मैं इतनी एनर्जी निकाल सकता हूं, बट मैंने कहा 5 रुपए की मेरे पास एक चीज पड़ी है जो मेरे किसी काम की नहीं है, लोगों को पता ही नहीं वो 5% है, तो उस 5% को ढूंढा और उससे भी एनर्जी कन्वर्ट की ताकि आने वाले टाइम में हमें एनर्जी की जरूरत कम ना पड़े, है ना। यूज ऑफ रोबोट्स इन अदर प्लेसेस इन हाईली बेनिफिट, यार ऐसी जगह जहां पे जैसे टेररिस्ट वगैरह होते हैं वहां पे खुद ना जाते हुए रोबोट को भेज दिया, जैसे आयरन मैन वगैरह वगैरह आपने देखा ही था। मेड पॉसिबल टू द रीच ऑफ मैन बियॉन्ड द, आपको पता है यार अर्थ से भी बाहर बंदा जा सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है। जैसे प्लैनेट्स वगैरह पे चले जाते हैं, जैसे अभी चंद्रयान ग्रह वगैरह वगैरह वगैरह, काफी कुछ अगड़म शगड़म हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आई थिंक दूं ना दूं एक बराबर ही आपको पढ़ते ही क्लियर हो चुका होगा। तो बेटा कल से आपका ये होगी बेसिकली कुछ 2 टर्म्स मैंने क्लियर करवाई। मैंने सोचा था आज वाले लेक्चर में आपको कंटिन्यूटी में आगे कराऊंगा, बट लेक्चर हाँ बेसिकली बेटा आपका हल्का सा लेंथी बन जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो कोशिश करेंगे बेटा आपका आई थिंक मेरे ख्याल से इस लेक्चर को यही ओवर करें, ये चीज जरूर राइट डाउन कर लेना, लर्न कर लेना। ये आपका स्कूल का क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इट मे बी पॉसिबल ये पूछा जा सकता है। और कल से आपका स्कूल वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं स्कूल वाले पैटर्न पे, बट उसको अपने लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे, अपने
लेवल पे ले जाके पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि +1 की फर्स्ट यूनिट में इतनी कुछ ज्यादा खास डिटेल नहीं है। 2-3 टॉपिक्स आपके मॉडिफाइड रहेंगे, वो मैं करवा के चलूंगा। स्कूल वालों की कंपैरेटिवली फर्स्ट यूनिट वही रहेगी, बस न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ा दिया जाएगा। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है बेटा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको सारी टर्म्स क्लियर करवाई जाएंगी भी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल, ड्राइव वगैरह वगैरह वगैरह, यूनिट क्या होते हैं, यूनिट को लिखते कैसे, डायमेंशंस क्या है, सारा का सारा आपके आने वाले तकरीबन 8 या 9 लेक्चर्स में आपका ये कवर अप हो जाएगा, जिसमें से मैं कम से कम 5 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ 5 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आपके किसके रिगार्डिंग होंगे बेटा, न्यूमेरिकल पर्पस पे। वैसे चैप्टर बेसिकली आपका 5 या 6 लेक्चर्स का, ये से ज्यादा का नहीं है, बट 5 लेक्चर आपके न्यूमेरिकल के, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है अगर आपके इसके न्यूमेरिकल वीक रहेंगे तो आने वाली पूरी की पूरी लाइफ में आपकी छोटी छोटी माइनर मिस्टेक्स आप शायद करते ना रहो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको आपका अपना ये प्यारा सा एक छोटा सा लेक्चर अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन, या बेल आइकन को जरूर बजा ले करो, ताकि ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी लेक्चर अपलोड हो वो आपको साथ के साथ दिखता रहे। सो थैंक यू बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। We'll be right back.